भारतीय इतिहास लेखन। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो आप लोग आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों बता देते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सल्तनत कालीन इतिहास लेखन। सल्तनत कालीन इतिहास लेखन के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को बातों को बताएंगे। तो सल्तनत कालीन इतिहास लेखन का अध्ययन केवल अंतरिम अथवा अस्थायी ही हो सकता है दोस्तों। ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और चलिए हम आप लोगों को दोस्तों इसके अलावा और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। और आप लोग को इसके बारे में दोस्तों बहुत सारी बातों को हम मतलब बताएंगे। तो जितने भी दोस्तों ग्रंथ हमें मिले हैं उनके अध्ययन से इतिहास लेखन के रूप में और तकनीक के संबंध में यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल की रचनाओं में विकास की एक जबरदस्त प्रक्रिया मौजूद थी दोस्तों। ये बात भी यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि उस समय में भी बहुत सारी विकास हम लोगों को देखने के लिए मिलता था दोस्तों। इस काल की रचनाओं में विकास की एक जबरदस्त प्रक्रिया मौजूद थी। मिन्हाज के राज्य अभिषेक व युद्धों के फीके वर्णन के बाद बर्नी के व्याख्यात्मक विवरण और अफीफ के एक शासक के शासन काल को अनेक पहलुओं से अध्ययन करने की पद्धति ने इतिहास लेखन में निश्चित ही योगदान दिया है। दुर्भाग्य से पुनः मिन्हाज की लेखन शैली अपनाकर इस विकास की गति को अवश्य अवरुद्ध किया, परंतु यह अवरोध आपातकालीन ही सिद्ध हुआ दोस्तों।
उसके बाद चलिए हम मूल स्वरूप के बारे में आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। इसके जो मूल स्वरूप है, चलिए हम इसके मूल स्वरूप के बारे में दोस्तों जो भी जानकारी वाला बात है आप लोगों को बता देते हैं। तो मिनहाज ने तबकात ए नासरी की रचना वंशीय इतिहास के आधार पर की है। आदम से लेकर खलीफाओं के संक्षिप्त वर्णन के बाद वह प्रत्येक राजवंश का वर्णन एक एक अध्याय में करता है। प्रत्येक राजवंश के प्रत्येक शासक के वर्णन के लिए उसने मूल अध्याय को पुनः उप अध्यायों में बांटा है दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। मूल अध्याय प्रत्येक वंश के पूर्व इतिहास से शुरू होता है और उस वंश के पतन पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। कभी कभी उसने एक पूरे वंश का शासन काल अथवा शासन विशेष के काल का विवरण भी दिया है, परंतु वह इस नीति को प्रत्येक वंश अथवा शासन को के लिए नहीं अपनाता है। उदाहरण के लिए वह गजनवी वंश के प्रत्येक शासक के शासन काल का विवरण प्रस्तुत करता है, परंतु ख्वाराज़म शाह के वंश के शासकों के संबंध में वह केवल इतना ही लिखता है कि अमुक शासन ने अपने वर्षों राज्य किया। ये सब बात यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उप अध्यायों के अंत में यह सुल्तान की सुल्तानों और कभी कभी उनके काजियों अथवा मालिकों की सूची संकलन कर देता है। इसके साथ ही उसने प्रत्येक शासक का अपना मूल्यांकन भी दिया है। ये सब बात दोस्तों काफी ज्यादा जानकारी वाला बात है। चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताते हैं। जिसके बारे में जानना और जानकारी लेना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम उन सभी महत्वपूर्ण बातों को दोस्तों बताते हैं। तो सुल्तान नासुरुद्दीन मोहम्मद के काल तक पहुंचकर वंशीय इतिहास की अपेक्षा वार्षिक विवरण के रूप में इतिहास लिखना शुरू कर देता है दोस्तों। सुल्तान की संतानों तथा उनके मालिकों की सूची अंत में संलग्न करने की अपेक्षा वह उसे शुरू में ही दे देता है। उसके बाद सुल्तान जो
सुल्तान की संतानों तथा उनके मालिकों की सूची अंत में संकलन करने की अपेक्षा वह उसे शुरू में इसके बारे में दोस्तों मैंने बता दिया। बर्नी की घटनाओं की एक समय में ही जुटने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। आप लोग इन सभी बातों पर भी दोस्तों ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ये सब बात भी दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात